हाँ जी, इसके आज दिन दौरान है 29 जुलाई 2022 शुक्रवार और सामान्य प्रसव ऑनलाइन शिक्षा में आपका स्वागत है। तो पूनम जी आप शुरू कर सकते हैं। हाँ जी। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत सभी को। आज का हमारा टॉपिक है वर्जन। बच्चेदानी के अंदर घूमना, मीन्स के घुमाना। जैसे कि जैसे बच्चा किसी पोजीशन में बच्चा पेट के अंदर कौन सी पोजीशन में है, टेढ़ा है या उसके शोल्डर की तरफ को है या फिर वो ब्रीच है, तो बच्चे को हमने पेट के अंदर किस तरह घुमाना है और कैसे करना है, उसके लिए इसको कहते हैं वर्जन। यह बच्चेदानी के अंदर घूमना है, जिससे बच्चे को घुमाकर वर्टेक्स प्रजेंशन में लाया जाता है। यह गर्भ के 32 वीक के बाद की जाती है। कई बार लेबर पेन से पहले की जाती है। जैसे कि हमने बच्चे को जब अगर बच्चा पुट्ठा है, टेढ़ा है या ट्रांस वो है, ब्रीच है, इन इन तीनों में से कोई भी पोजीशन है और हमने बच्चे को सीधा करना है, उसको लाइव पोजीशन में लाना है, तो वो जो प्रक्रिया है हम वो 32 हफ्ते के बाद करते हैं। कई बार ये प्रक्रिया हम लेबर से पहले भी करते हैं, ताकि जो लेबर होने वाली है, जैसे 1-2 दिन में लेबर शुरू हो जाएगी, उससे पहले हम ये प्रक्रिया करते हैं जिससे कि बच्चा सीधा हो जाए। लेकिन ये हम इसको करने के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। ये नहीं है कि भी कोई भी इसको कर सकता है, इसके लिए थोड़ा सा एक्सपर्ट होना जरूरी होता है। लेकिन मैं आप लोगों को सब तरीका बताऊंगी, लेकिन थोड़ा सा ये मुश्किल होता है। यह कौन कौन सी हालत में किया जाता है? ब्रीच प्रजेंशन और शोल्डर प्रजेंशन में। मीन्स के जैसे कि बच्चा ऐसे करके टेढ़ा पड़ा हुआ है, मीन्स के शोल्डर है जो उसके बच्चा शोल्डर के बाहर पड़ा हुआ है, जो बच्चेदानी में जो बच्चे हैं, बच्चे के मोढे आगे आए हुए हैं और बच्चा पुट्ठा है। ये दो दो में हम जब माँ को लेटाते हैं, लेटाने के बाद तो उसके हम पेट को ना बड़े आराम से उसको इस उंगलियों के पोर से और हथेली से इससे हम करते हैं, ताकि बच्चा सीधा हो जाए। ये तरीका भी मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत कम केस में शोल्डर की तरफ पड़े हुए पुट्ठे बच्चे वाली पोजीशन में लाना, खास करके जब कोई बच्चा ट्विंस बच्चेदानी में एक ट्रांसवर्स लाई पोजीशन में पड़ा हो। बहुत कम केस में जो शोल्डर की तरफ पड़े हुए बच्चे होते हैं, ज्यादा करके ये कौन सी पोजीशन में होते हैं, मीन्स के शोल्डर पोजीशन में जो एक बच्चा है, सिंगल है, वो बहुत कम होता है इस पोजीशन में। लेकिन ज्यादा पोजीशन में होते हैं, जैसे ट्विंस बेबी होते हैं, एक बच्चा पुट्ठा है और एक बच्चा टेढ़ा है, तो उस पोजीशन में जैसे एक बच्चा पुट्ठा है तो हम उसको पुट्ठा ही रहने देते हैं। लेकिन एक बच्चा कई बार ट्रांसवर्स हो जाता है, तो उस बच्चे को जो ट्रांसवर्स है उसको हम थोड़ा सीधा करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन जो पुट्ठा बच्चा है, एक बच्चे को ही घुमा सकते हैं, दोनों बच्चों को नहीं घुमा सकते। जैसे कि इसमें लिखा है कि बहुत कम केस में शोल्डर की तरफ पड़े हुए पुट्ठे बच्चे वाली पोजीशन में लाना, खास करके जब कोई बच्चे ट्विंस बच्चेदानी में एक ट्रांसवर्स लाई पोजीशन में पड़ा हो। जैसे कि ट्विंस बच्चेदानी में ट्विंस दो बच्चे, एक बच्चा पुट्ठा है और एक ट्रांसवर्स है, तो उसमें से हम एक बच्चे को जो ट्रांसवर्स है उसको सीधा कर सकते हैं, दोनों को नहीं सीधा कर सकते, थोड़ा रिस्की हो जाता है। फिर आ जाता है टाइप ऑफ वर्जन। बाहरी घुमाव, मीन्स के ये दो तरह के वर्जन होते हैं। एक होता है एक्सटर्नल और एक होता है इंटरनल। जो एक्सटर्नल होता है, बाहरी घुमाव होता है, वो होता है 32 वीक के बाद।
32 वीक मीन्स कि दोनों में ही 32 ही होता है वैसे लेकिन ज्यादा करके हम शुरू में ही घुमाना ठीक समझते हैं। जो एक्सटर्नल है उसमें ही कोशिश करते हैं कि अगर सीधा हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन इंटरनल थोड़ा मुश्किल हो जाता है। 32 वीक के बाद इस बात का पता होना चाहिए कि बच्चा पुट्ठा या टेढ़ा है। पेट के ऊपर से उंगलियों की मदद से हौली हौली बच्चे को घुमा के सीधा किया जाता है। ऐसा करते समय माँ को बातों में लगा के रखे व अपने पेट को व उसके पेट को लूज छोड़ने को बोले और उस नरमाई से सॉफ्टली पोजीशन चेंज करें। जल्दबाजी और जोर आजमाई नहीं करनी चाहिए। अगर हम प्रेग्नेंट लेडी का अगर बच्चा जब सीधा करते हैं तो उसको हम सीधा लिटा करके और उसको बड़े आराम से, और उसका जब हमने पेट का बच्चा सीधा करना है तो उसको सॉफ्टली सीधा करना है और उसको हमने बातों में लगा लेना है, ताकि उसको अगर कोई पेन वगैरह होता है कुछ होता है उसकी तरफ उसका ध्यान ना जाए। उसको बातों में लगा के बड़े आराम आराम से बड़े नॉर्मली तरीके से उसको हमने जबरदस्ती नहीं करना है कि अगर बच्चे को हम जोर से या जबरदस्ती से कर रहे हैं तो उसको माँ को भी खतरा होगा और बेबी को भी खतरा होगा। उसको बड़े आराम से हमने करना है। फिर आ जाता है इंटरनल। इंटरनल मीन्स के ये था बाहर से कैसे करना, और बाद में था इंटरनल हमने बच्चे को कैसे घुमाना। इसमें बच्चे की पोजीशन योनि द्वार द्वारा से एक हाथ पेट के ऊपर से डालकर की जाती है। यह तरीका लेबर की पहली स्टेज में किया जाता है जब औंस का मुंह आधा खुल चुका हो। इसमें बच्चे की पोजीशन योनि द्वारा अंदर से एक हाथ डाल के ऊपर से डालकर, मीन्स के जैसे पेन हो रहा है और पेशेंट का डिलीवरी का टाइम है, दर्द उसको हो रहा है और उसके यूट्रस का मुंह आधा इन मीन्स के आधी खुल चुकी है, तो उसमें क्या होता है कि एक हाँ जी, आई थिंक कॉल आ गई है उनकी। ठीक है। ये कहाँ से नहीं आ रही थी मेरी आवाज, हरजिंदर बताना। आपका जब फोन आया था ना जब अभी। यूटेरस जब यूटेरस आधा खुला हुआ है और यह एक हाथ ऊपर और एक हाथ नीचे डाल के ठीक है, ऐसे ठीक है, ठीक घुमा है, सकते ओके। वो था इंटरनल विजन का। इसमें बच्चे की पोजीशन योनि द्वार अंदर से एक हाथ पेट के ऊपर से डालकर की जाती है। मीन्स कि जैसे अगर लेबर की पहली स्टेज में किया जाता है, इसको पहली स्टेज जब चलती होती है तो उसका मुंह आधा खुल चुका होता है। तो हम बच्चे के जब माँ के पेट के ऊपर एक हमारा उसके पेट के ऊपर हाथ होता है और एक हाथ हमारा योनि के अंदर मीन्स के यूट्रस के अंदर होता है, तो वो हाथ डाल करके फिर हम बच्चे के अंदर से पोजीशन चेंज करते हैं, उसको कहते हैं इंटरनल विजन। उसके बाद आ जाता है भी इसके खतरे क्या क्या होते हैं। ठीक है, अगर हम एक्सपर्ट तो कर लेता है, लेकिन अगर हम वैसे ही देख करके कि उसने ऐसे किया चलो हम भी करके देख लेते हैं, तो इसमें खतरा क्या आ जाता है। इसमें होता है पानी वाली थैली का समय से पहले फट जाना। मान लो अगर मुझे नहीं कुछ भी पता है, आता नहीं है मुझे करना, और मैं किसी को देख के या मैंने यूट्यूब में या कहीं पे भी देखा भी उसने ऐसा किया तो चलो मैं भी करके देखती हूँ। उससे क्या होता है, अगर मैंने कोशिश की है तो मुझे मैं अनजान हूँ तो उससे ये जो बच्चे की थैली है, एमनियोटिक फ्लूइड वाली जो थैली है वो पहले फट जाएगी। मान लो 32 हफ्ते के बाद 9th मंथ मैंने किया तो बच्चे की थैली फट जाएगी, जिससे कि बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और बच्चा अंदर ही स्टिल हो जाएगा, डेथ होने के डर है। दूसरा है पेशेंटा का समय से पहले अलग हो जाना।
जब अंदर हम बिना मतलब से हरकत करेंगे, सही हरकत नहीं करेंगे, उसको डिस्टरबेंस होगी और उससे क्या होगा, जो पेशेंट है वो अपनी जगह से वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी, वो भी हिल जाएगी। तीसरा आता है डिलीवरी से पहले खून पड़ना। और डिलीवरी होने से पहले ही उसको जब अंदर कोई भी प्रॉब्लम आएगी, जब यूट्रस को हम बिना मतलब से छेड़ेंगे या कुछ भी है, तो उससे ब्लीडिंग अपने आप ही ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि मायो मटेरियल जो होता है वहां पे बेबी चिपका होता है, तो उसको डिस्टर्ब होने के कारण वहीं से ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। कोड से। और चौथा आ जाता है, कई बार हम बच्चे को अगर बिना टाइम से, बिना उससे बेबी को अगर हिलाते हैं, जो कोड होता है, जो नाड़ुआ होता है, वो किसी का लंबा होता है, तो हिलाने से ये नहीं पता कि वो नाड़ुए में बच्चे के गले में लिपट जाए और गांठ बन जाए, जिससे कि उसका जब नाड़ुआ लिपट जाएगा और उसके गांठ बन जाएगी, तो उससे बच्चे को प्रॉब्लम आएगी, जिससे कि बच्चे को डेथ का खतरा हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी होने लग जाएगी, और जिससे और उसके बाद स्टिल बर्थ, फिर उसके बाद ये नहीं पता कि जब उसका जन्म होगा या कुछ भी होगा तो स्टिल बर्थ होगा। फिर वह हालत जिनमें बच्चे को नहीं घुमाना, ये तो इन हालतों में तो हम बच्चे को मीन्स के थोड़ा घुमा सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं कि बच्चा घूम जाए, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि बच्चा चाहे पुट्ठा है चाहे कुछ भी है, लेकिन हम बच्चे के साथ रिस्क नहीं ले सकते, हम उसको घुमा नहीं सकते। वो क्या है, पेडू का आकार छोटा आना। मान लो जैसे किसी का पेल्विस का जो ब्रिम है, उसको हम पंजाबी में पेडू बोल देते हैं, ब्रिम को पेडू बोलते हैं, तो उसकी हड्डी छोटी होना। अगर बेबी जैसी मर्जी पोजीशन में पड़ा हुआ है, अगर हम उसको उसके ब्रीच उसमें वर्टेक्स पोजीशन में लाएंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है, तो वो एज इट इज जैसा है उसको वैसे ही रहने दो, उसका कोई फायदा नहीं है। दूसरा है प्री एक्लैम्पसिया और हाई बीपी की बीमारी, जिसको प्री एक्लैम्पसिया की प्रॉब्लम हो और जिसका बीपी हाई होता हो, उसमें भी हम पेशेंट को नहीं छेड़ सकते, क्योंकि कई बार ये हो जाता है कि जब हम बच्चे को छेड़ते हैं, उससे पेशेंट को पेन हो जाती है, दर्द से ही बच्चा घूमता होता है, तभी हम पेशेंट को बातों में लगाते होते हैं, ताकि उसको बातों बातों में उलझा रखें और उसको पता ना चले। तो कई बार पेशेंट को अगर हम ऐसा पेन होता है कि पेशेंट को दर्द नहीं महसूस सहन होता, उसका एकदम से बीपी हाई हो जाता है, और प्री एक्लैम्पसिया में तो आपको पता ही है कि उसमें फीट्स पड़ने लग जाते हैं, स्वेलिंग आ जाती है, और कुछ भी लगा लो, तो उसमें हम पेशेंट को कभी भी ये नहीं सोचना कि बच्चा इसका ठीक कर दें, हम जैसा है एज इट इज वैसे ही रहने दो। तीसरा है पेशेंटा प्रीविया में। पेशेंटा प्रीविया में पेशेंटा आ गया है, नाडुआ भी आ गया है, या पेशेंटा की प्रॉब्लम है, उसमें भी हम नहीं छेड़ सकते। अगर हम छेड़ेंगे तो ये नहीं पता कि पेशेंटा फट जाए और दबाव में आ जाए और सेस ब्लीडिंग शुरू हो जाए, जिससे कि बच्चे को भी खतरा हो जाए। चौथा है माँ को दिल की या गुर्दों की कोई बीमारी हो, तब भी हमने माँ की कोई भी बीमारी है, शुगर लगा लो, दिल की बीमारी लगा लो, या उसको गुर्दों वगैरह की कोई भी प्रॉब्लम है, तो हम बीमारी वाली मदर को भी हम नहीं छेड़ सकते। और उसके बाद है जिसका सी सेक्शन होया हो, मान लो जिसका बड़े ऑपरेशन से पहला बच्चा होया हो और दूसरा हम सोचे कि हाँ हम इसका बच्चा ठीक कर दे, तो उसका भी हम रिस्क नहीं ले सकते, उसको भी एज इट इज जैसी है वैसी रहने दो। उसके बाद है ग्रोथ रिटर्न। इसका आपको मैं नीचे नीचे समझाऊंगी कि क्या होता है। अप्राकृतिक प्रसव पीड़ा के साथ अगर अगला टॉपिक है, ये वाला था भी बच्चे को अंदर पेट के अंदर घुमाने वाला था इतना टॉपिक। जो अगला टॉपिक है हमारा, वो है अप्राकृतिक प्रसव पीड़ा के साथ बच्चे को जन्म दिलाना। मीन्स के कई बार ये हो जाता है कि हम ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं कि हमें टाइम से पहले बच्चे को जन्म दिलाना पड़ता है, भी अभी कोई पेन नहीं है, कुछ भी नहीं है, और हमारे आगे ऐसी सिचुएशन आ गई है कि बिना मतलब से बच्चे को हमने जन्म दिलाना ही दिलाना है, उसकी सिचुएशन है ये। वो ये होता है कि जन्म घातक ऑपरेशन के साथ मारू ऑपरेशन। मीन्स कि वो कई बार ऐसा भी ऑपरेशन हो सकता है कि उसमें बच्चे को खतरा भी हो सकता है,
कई बार माँ को भी खतरा हो सकता है और बच्चे को भी खतरा हो सकता है। अगर हम बिना दर्द के, बिना टाइम से पहले डिलीवरी करेंगे, उसके बारे में ये बताया गया है कि अप्राकृतिक प्रसव पीड़ा के साथ बच्चे को जन्म दिलाना। प्रसव पीड़ा को बनावटी ढंग से शुरू करने के लिए, ये इसकी डेफिनेशन है, प्रसव पीड़ा को बनावटी ढंग से शुरू करने के लिए इंडक्शन ऑफ लेबर कहते हैं। इसको इंग्लिश में इंडक्शन ऑफ लेबर कहते हैं। यह तरीका गर्भ के 28 वीक के गर्भ अवस्था के बाद कुछ निश्चित उद्देश्यों के लिए प्रसव में तेजी लाने के लिए की जाती है, ताकि माँ और बच्चे को ठीक ढंग से हम मीन्स के उसको रख सकें, ताकि माँ और बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना आ सके। जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया है कि ये इसीलिए होता है कि कोई खतरा माँ को लगता है या बच्चे को लगता है, तो इमरजेंसी में हम इमरजेंसी डिलीवरी करते हैं। तो उसको कहते हैं, जैसे कि अप्राकृतिक दर्द शुरू करने के कारण। आगे इसके कारण बता रही हूँ मैं आपको भी, जो हमने दर्द दिलाने हैं उसके क्या कारण है भी, हमने टाइम से पहले बच्चे को जन्म दिलाना है। तो दीदी प्री एक्लैम्स। दीदी हाँ जी एक बच्चे। बार ये जो अप्राकृतिक प्रसूति है ना, वो जो आपने बताया प्रसव पीड़ा को बनावटी तरह से, वहां से बताइएगा एक बार। हाँ, अप्राकृतिक मीन्स का प्रसव पीड़ा को बनावटी ढंग से, मीन्स के जो प्रसव पीड़ा है ना, अगर अभी उसको कोई आ रही है आवाज? हाँ जी। जी जी आ रही है आवाज। हाँ जी, वो कॉल आ गई थी, कोई तो बात वो भी नहीं। इमरजेंसी हाँ जी कॉल थी। कल से वो बेचारी परेशान हो रही है, जसप्रीत भैया ने जिनसे बात करवाई थी ना मेरी, तमिलनाडु से, शायद कर्नाटक से, तो उसके बारे में मुझसे पूछ रहे थे। उसको लेबर पेन शुरू हुई हुई है, उनका फोन आ गया था। जी जी, प्रसव पीड़ा को बनावटी तरह से, उसके बाद में हाँ क्या जी, था? हाँ जी, प्रसव पीड़ा को बनावटी ढंग से शुरू करने को, हाँ, ठीक है, हाँ, प्रसव पीड़ा को बनावटी ढंग से शुरू करने को इंडक्शन ऑफ लेबर कहते हैं, ठीक है। यह तरीका गर्भ के 28 वीक की गर्भ अवस्था के बाद निश्चित उद्देश्य के लिए प्रसव में तेजी लाने के लिए की जाती है, ठीक है। मीन्स के ये हमारा उद्देश्य का मतलब ये होता है कि हमने ये जो बनावटी पीड़ा उठानी है ना, ये हमारा ये उद्देश्य होता है इसमें कि हमने पेशेंट को बचाना है, बच्चे को भी बचाना है और पेशेंट को भी बचाना, हमने दोनों को बचाना है, जिसमें माँ भी बच सके और बच्चा भी बच सके, उसको भी खतरा ना हो, उसको भी खतरा ना हो। तो वो सबसे पहले क्या करते हैं कि बनावटी ढंग से उसको पेन उठाते हैं। जैसे कि हम दर्दें तेज करनी होती हैं, हम नॉर्मल डिलीवरी करने के लिए क्या करते हैं कि थोड़ा देखते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी करनी है, उसके लिए टाइम है या नहीं है, हम पूरा टाइम देखते हैं। लेकिन कुछ टाइम ऐसा आता है कि माँ और बच्चे को हमने देखना है कि बच्चा भी खतरे में और माँ भी खतरे में, तो उस दौरान वो रिस्क हम जैसे लोग नहीं ले सकते। जैसे मान लो मैं, तो मैं भी वो रिस्क जल्दी से नहीं लूंगी, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। वो हॉस्पिटल वाले ही ले सकते हैं, क्योंकि उनके पास इमरजेंसी सहायता होती है। जैसे वो सी सेक्शन कर देंगे, अगर उनके पास कुछ भी कोई ऐसे कुछ बात होती है, तो फटाफट वो सी सेक्शन करके बच्चे को उठा लेंगे। मगर हम लोग ये रिस्क नहीं ले सकते। तो ये मैं हॉस्पिटल वालों की बात कर रही हूँ। आप लोग इस उसमें मत आना, क्योंकि मैं आप लोगों को, मेरा समझाने का फर्ज है कि ऐसे ऐसे ये कुछ होता है। तो प्रसव में तेजी लाने के लिए की जाती है, ताकि माँ और बच्चा ठीक रह सके, ठीक है। अप्राकृतिक दर्द शुरू करने के कारण, ये कारण क्या है, क्योंकि हम ये इसको क्यों शुरू करना चाहते हैं,
ये किस लिए क्यों हम कर रहे हैं इमरजेंसी में, तो ये आगे नीचे कारण है। ये प्री एक्लेम्सिया, जैसे कि प्री एक्लेम्सिया बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, माँ को पूरे शरीर पे स्वेलिंग आ जाती है, हाथ पैर, इवन के उसकी जो वल्वा होती है जहां से बेबी ने पास होना है, यूट्रस से बाहर वाली सारा एक्सटर्नल पार्ट भी स्वेलिंग आ जाती है वहां पे, फेस भी सूज जाता है, टोटली लेडी सब सूज जाती है, और उसको फिट्स भी पड़ते हैं, दौरे पड़ते हैं, बीपी हाई लो, उसको अप एक्लेम्सिया और प्री एक्लेम्सिया दोनों ही, एक्लेम्सिया से ही प्री एक्लेम्सिया दोनों बीमारियां एक साथ हो जाती हैं। तो उस कंडीशन को देखते हुए तो हम उसकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं कर सकते, तो उसमें या तो दर्द उठा के केस करना होता है या फिर उसका सी सेक्शन करना होता है। दूसरा होता है APH। इसमें ऐसा होता है कि ये ब्लीडिंग कंट्रोल ना हो, इसकी फुल फॉर्म होती है एंटीपार्टम हेमरेज। मीन्स कि ये एंटीपार्टम हेमरेज का मतलब होता है ये एक्सटर्नल किसी भी कारण से इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाना, और असेस ब्लीडिंग होना जो कंट्रोल में नहीं होना, उसका कुछ नहीं पता लगता कि जो ब्लीडिंग है वो पेशेंटा में से आ रही है, कहाँ से आ रही है, लेकिन असेस ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, तो उसमें आकर के फिर सी सेक्शन किया जाता है, या फटाफट उसकी इमरजेंसी में डिलीवरी पेन उठा के की जाती है। उसके बाद आता है फीटल मेल्फोरेशन विद हाइड्रोमीन्स, बच्चे की अप्रकृत अलग, मीन्स के इसका ये होता है कि जो बच्चा है पेट के अंदर अप्राकृतिक विकृतिक ढंग से, मीन्स के जैसे बच्चे का सिर बहुत बड़ा है, दो जगह हाथ तो है लेकिन कई बार दो दो तीन तीन हाथ हो जाते हैं, जो लाते हैं वो एक की बजाय दो हो जाते हैं, या दो बच्चे हैं तो सिर जुड़े हुए हैं, ऐसे कुछ विकृत बच्चे जैसे बोल देते हैं ना, अलग ढंग के बच्चे, उस ढंग के बच्चे हों तो भी वो सी सेक्शन, या सी सेक्शन ही वैसे होता है, तो उसमें क्योंकि वो अगर बेबी सही ढंग का बना नहीं होगा तो उसकी भी इमरजेंसी डिलीवरी करी जाती है, नॉर्मल डिलीवरी के चांस नहीं होते, क्योंकि यूट्रस में से अगर बच्चे के दो दो बाजू हैं या दो सिर हैं या फिर उसकी चार लाते हैं, तो ऐसे बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी होना थोड़ी मुश्किल हो जाती है, तो उसमें इमरजेंसी दर्द उठा करके या तो सी सेक्शन किया जाता है, या फिर कुछ भी लगा लो, ये उनका ढंग हो जाता है करने का कि कैसे करना है। इसको कहते हैं फीटल माल्फोरेशन विद हाइड्रोमेंसिया। अगला आता है पोस्ट डेट प्रेगनेंसी पोस्ट मेच्योरिटी। जी जी जी। जी, दूसरा आ जाता है पोस्ट डेटेड प्रेगनेंसी पोस्ट मेच्योरिटी। मीन्स कि इसमें ये हो जाता है कि जो अल्ट्रासाउंड की जो डेट दी होती है, 9 महीने के 9 दिन निकाल के डेट देते हैं, तो कई बार ये हो जाता है कि हम लोग तो इस बात को नॉर्मल लेते हैं कि अगर डेट ओवर हो गई है तो हम इसको इतनी बड़ी बात नहीं समझते, लेकिन हॉस्पिटल वाले इस बात को बड़ी बता देते हैं कि आपका टाइम ओवर हो चुका है, बेबी ज्यादा मिच्योर हो गया है। जैसे कि इसमें बताया गया है कि प्रेग्नेंट पोस्ट डेटेड प्रेगनेंसी पोस्ट मेच्योरिटी, मीन्स कि बच्चा मेच्योर काफी मेच्योर हो चुका है, डेट से भी ओवर होने के करके, ओवर वेट या ओवर मेच्योर कुछ भी लगा लो, तो उसमें वो कहते हैं बच्चे को खतरा है तो इसका सर्जरी होगा या फिर इसके दर्द उठा के डिलीवरी की जाएगी, उसमें भी ये कर देते हैं। फिर इसके बाद आता है रिसिस आरसो टीकाकरण। इसको बोल देते हैं रिसिस आरसो टीकाकरण, वह मामले जिनमें पिछली गर्भावस्था में मृत जन्म का इतिहास रखा हो। मीन्स के मान लो इसका ये मतलब होता है कि वह गर्भ अवस्था, मान लो कोई पेशेंट है, उसके गर्भ अवस्था के दौरान हर बारी बच्चा डेथ हो जाती हो, बच्चे की टाइम से पहले डेथ हो जाती हो और पूरा बच्चा आगे तक ना जाता हो, और हर गर्भावस्था में जन्म के इतिहास जो होता है उसका ये इतिहास बन जाता है कि गर्भावस्था के दौरान बच्चे की डेथ हो जाती है, 28 हफ्ते में, 9 मंथ में, कुछ भी लगा लो, तो फिर वो टाइम जब हो जाता है, जब 9th मंथ लग जाता है,
तो उसमें वो क्या करते हैं कि हमने वो टाइम नहीं लेके आना जिसमें हमारे बच्चे की डेथ हो जाती है, या आगे कभी हुई हुई है कुछ भी प्रॉब्लम है, तो उसमें भी वो इमरजेंसी में उसके लेबर पेन उठा करके उसकी टाइम से पहले डिलीवरी कर देते हैं, ताकि आगे जाके बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक ठाक बच्चा वो पेट में से ही उठा लेते हैं। आगे आ जाता है इंट्रा यूट्राइन फीटल डेथ, बच्चे के पेट हुई आगे इसका भी यही कारण है कि बच्चा पेट में मर जाना। मान लो पूरे टाइम में आकर के बच्चा पेट में मर जाता है, या किसी कारण से बच्चा पेट में मर जाता है, तो फिर वो रिस्क नहीं लेते हैं। उनको ये लगता है कि बच्चे की धड़कन कम हो रही है या कुछ भी हो रही है, भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो उससे पहले पेशेंट को बोलते हैं कि अगर आपका ऐसे कुछ पहले केस खराब हुआ है तो दर्द उठाएंगे, बच्चा आपका केस करके आपको दर्द उठाकर केस करके बेबी आपको दे देंगे, ताकि अब बच्चे हम रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, इसके ये हो जाता है, तो उसमें भी ये हो जाता है। आगे आता है नेगेटिव ग्रुप वाली माँ, जैसे कि ज्यादा बहुत से केस ऐसे होते हैं जिसमें कि शुरू में ही प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं नेगेटिव बच्चे वाली माँ को। जैसे बच्चे का तो हमें पता ही नहीं होता कि कौन सा ग्रुप है, मदर का भी नेगेटिव है और फादर का भी नेगेटिव है, दोनों के ग्रुप नेगेटिव है, तो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। या तो बच्चा उसको दोनों के ग्रुप मिलते नहीं है, आपस में मिलते हैं लेकिन बच्चे का नॉन पॉजिटिव आ जाता है, तो इसके कारण फिर बच्चे की डेथ होने के कारण ज्यादा आ जाते हैं। अगर बच्चा पूरे टाइम तक पहुंच जाता है तो भी खतरा रहता है, ये नहीं पता कि बच्चा जन्म लेने के बाद मर जाए या टाइम पूरा होते ही बच्चे की डेथ हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो उसमें भी इमरजेंसी लेबर पेन उठा करके उसकी डिलीवरी कर देते हैं ताकि बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना आए, तो इसमें भी ऐसे कर देते हैं। उसके बाद आता है अनस्टिल लाई, या 39 वीक के बाद बच्चे की लाई ठीक की जा सकती है। मान लो अगर अनस्टेबल लाई, मान लो बच्चे अनस्टेबल लाई में है 38 और 39 वीक के बाद बच्चे को, मान लो अभी जैसे ऊपर हमने बताया था कि बच्चे को कहाँ से कहाँ तक हम बच्चे को ठीक करते हैं, सीधा कर देते हैं, तो वो बच्चा सीधा हो जाता है। फिर हमें ये डर रहता है कि बच्चा अभी तो सीधा हो गया है, कहीं टाइम जैसे उसको 9 मंथ पूरे हो जाते हैं, तो कहीं उस टाइम में आके बच्चा फिर उसी पोजीशन में ना आ जाए, टेढ़ा टेढ़ा या पुट्ठा या ऐसा कुछ ना हो जाए। तो जब वो सीधा कर देते हैं बेबी को, तो फिर वो बोलते हैं कि हम इसको अब ये सीधा हो गया, तो इससे अच्छा ये है कि फटाफट इसकी डिलीवरी करके बच्चे की हम बच्चे की डिलीवरी कर देते हैं, ताकि आगे हमारा रिस्क ना आ सके कि बच्चा पुट्ठा हो जाए या टेढ़ा हो जाए तो इसकी दर्द उठा के केस कर दे। जैसे कि इसमें मैंने अभी बताया अनस्टेबल लाई, अनस्टेबल लाई का मतलब ही बच्चा जब लाई में नहीं है, सीधे रूप में नहीं है, और हमने उसको सीधा कर दिया है, उसके बाद फिर कहते हैं कि इसकी डिलीवरी कर दो ताकि आगे जाके ये फिर से उसी पोजीशन में ना आ जाए। उसके बाद आता है कि अप्रत्यक्ष दर्द शुरू करने का तरीका। हॉस्पिटल वाले क्या करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं ग्लूकोज में, जिसको कहते हैं ऑक्सीटोसिन। जैसे कि अभी पीछे उस दिन बोला था कि जो ये वो टीका है ऑक्सीटोसिन, जो भैंसों के गांव की गाय को डंगरों को लगाते हैं ना, वही वाला वही इंजेक्शन है ये ऑक्सीटोसिन टीका। डॉक्टर की सलाह से नाड़ी में ग्लूकोज में मिलाकर हौली हौली ड्रिप के जरिए शुरू करना। इंजेक्शन ये बनावटी दर्द शुरू करने से पहले माँ की साधारण हालत बच्चे की धड़कन देखकर देना चाहिए। ये जो होता है जब हम दर्द शुरू करने होते हैं मदर को, तो ये इंजेक्शन लगाना होता है, तो उससे पहले हमें देखना होता है कि जो माँ की जो पोजीशन, माँ ठीक है, माँ की दिल धड़कन वगैरह या बच्चे की हार्ट बीट सब ठीक है, उसको देख करके फिर हम ये प्रोसीजर अपना शुरू कर सकते हैं, जो इंजेक्शन दे सकते हैं। ये ग्लूकोज के जरिए सीधा नहीं हम दे सकते, ये ग्लूकोज के जरिए नाड़ी में लगता है। दूसरा आ जाता है पिटोसिन या सिटोसिन। एक पिटोसिन आता है, एक सिंटोसिन आता है। यह आमतौर पर आने वाली आम दवाई है, ये आम इंजेक्शन होता है ये भी। यह कम खुराक से देनी शुरू करते करते हैं और हौली हौली बढ़ाते हैं। ये जो है इसका ये होता है कि इसको हम एकदम से तेजी तेजी से नहीं दे सकते, इसको हौली हौली खुराक देनी पड़ती है। एकदम से देंगे तो इसका गलत भी इफेक्ट हो सकता है, तो इसको हौली हौली ग्लूकोज के जरिए देनी पड़ती है। तो इसकी जो होती है 5 यूनिट 500 ml,
5 यूनिट 500 ml 5% ग्लूकोज होता है, जिसको डीएस भी बोल देते हैं, एनएस भी बोलते हैं। तो ये पेशेंट को देखकर लगाना पड़ता है भी कौन सी में हमने देना है। वैसे ज्यादा डीएस ही चलती है, 5% में ज्यादा इसको दे देते हैं ये। और जो टीके की यूनिट होती है वो 5 यूनिट होती है, और 500 ml 5% ग्लूकोज की बोतल होती है, उसमें टीके को डालकर ग्लूकोज के जरिए ये होली होली पेशेंट को दिया जाता है। फिर देखा जाता है कि यूट्रस का मुंह कितना खुल रहा है और उसके पेन कितने हो रहे हैं। उसके बाद उसी में ही ग्लूकोज जो लगा होता है उसी में फिर हम कुछ आधे घंटे बाद, क्योंकि जो ड्रिप है वो होली 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 चलती होती है, तो उसी में फिर हम आधे घंटे या 1 घंटे बाद एक इंजेक्शन फिर और डाल देते हैं, ताकि जितने यूट्रस खुल गया उसके बाद वो यूट्रस और खुल जाए। उसके जरिए फिर ये इंजेक्शन और ड्रिप दी जाती है। तो ये था, आज मैंने आपको 2 चीजें बताई हैं। अप्राकृतिक ढंग से दर्द शुरू करना भी ये कौन कौन सी स्टेज में किया जाता है, और दूसरा है कि बच्चे को घुमाना पेट के अंदर, घुमाना कैसे होता है, किस तरह से हमने बेबी को घुमाना है, और किन हालतों में हमने घुमाना है और किन हालतों में नहीं घुमाना है। अगर इन दोनों में से कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मेरे से पूछ लीजिए, जहां पर भी आपको समझ में नहीं आया वो आप मेरे से पूछिए। क्लास तो डन है ना दीदी? हाँ जी, क्लास डन है ना, मतलब वैसे हाँ क्लास जी, डन है? जी 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 जी, जी। हाँ क्वेश्चन पूछ लेंगे मेरे से।